गाम्बिया में भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की कफ सिरप से कथित तौर पर 66 बच्चों की मौत के बाद अब उज़्बेकिस्तान ने भी आरोप लगाया है कि एक भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्म की कफ सिरप से उनके यहाँ पर 18 बच्चों की मौत हो गई है। उज़्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय दवा फर्म मैरियन बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित डाक वन मैक्स कफ सिरप के सेवन से इन बच्चों की मौत हुई है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उज़्बेकिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वह उसकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है और जांच में हर संभव सहयोग करेंगे। तो वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के सूत्रों ने कहा कि वह उज़्बेकिस्तान के दावों की जांच करेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में संसद में केंद्र सरकार ने साफ किया था कि गाम्बिया में भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्म मेडेन के जिस कफ सिरप से कथित तौर पर 66 बच्चों की मौत की बात कही जा रही थी, तो जांच के दौरान ये पाया गया था कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। दवाई के लिए गए सैंपल मानकों पर खरे उतर पाए थे। इन आरोपों से भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों की छवि बेवजह धूमिल हुई। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहाड़ से मैदान तक हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर, शीतलहर के बीच अगले 24 घंटे मौसम होगा प्रचंड। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। गिरते तापमान की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। IMD ने अगले 48 घंटे मैदानों में बारिश और पहाड़ में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के चूरू में रात का पारा 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं हरियाणा और पंजाब में नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ साथ लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ा। जाने माने पत्रकार और NDTV के पूर्व एंकर रवीश कुमार ने कहा कि NDTV से इस्तीफा देना सही समय पर लिया गया सही फैसला है। उन्हें इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। रवीश कुमार ने कहा कि NDTV का खरीदा जाना एक सामान्य व्यापारिक फैसला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उनको निशाना बनाने के लिए कैसे NDTV को खरीदा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीच में लगता था कि यह देश कभी इतना कमजोर नहीं होगा, इसके उद्योगपति इतने बुजदिल नहीं होंगे कि एक पत्रकार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा, लेकिन उद्योगपति ही डरपोक निकल गए। मेरे दरवाजे बंद हैं। अगर YouTube जैसा कोई माध्यम नहीं होता तो मैं इस प्रोफेशन से 10 रुपए भी नहीं कमा सकता था। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को मुर्दा बनाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अभी लोकतंत्र जिंदा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो YouTube ही चलाते रहेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अभी उनके पास में कुछ जो जरूरी संसाधन होते हैं वो फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। उन्होंने एक भोजपुरी YouTube चैनल भी शुरू किया है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया और कहा कि उनकी मातृभाषा भोजपुरी है, हिंदी नहीं है। रवीश कुमार के अनुसार उन्होंने मराठी समाज से अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना सीखा है। राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, 26 जनवरी को हरियाणा में होगी किसान महापंचायत। दिल्ली के लिए भी उन्होंने कुछ खास ऐलान किए। संयुक्त किसान मोर्चा SKM 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में एक किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। SKM नेताओं ने इस संबंध में शनिवार को करनाल में हुई एक बैठक के दौरान निर्णय लिया। बैठक में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगिंदर सिंह उग्राहा समेत कई किसान नेता शामिल हुए। दर्शन पाल ने बताया कि उत्तरी राज्यों की महापंचायत 26 जनवरी को जींद में होगी। SKM के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक में गणतंत्र दिवस मनाने और आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों को बाधित किए बिना राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ट्रैक्टर रैलियां और सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय जो है वो सर्वसम्मति से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि SKM 26 जनवरी को उसकी एकता को तोड़ने संबंधी भाजपा सरकार की साजिश का पर्दाफाश करेगा। दर्शन पाल ने कहा कि 26 जनवरी को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान इस दिन अपनी मांगों के समर्थन में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बयान में कहा गया है कि मार्च में दिल्ली में किसान रैली का आयोजन किया जाएगा और इसकी तारीख की घोषणा 26 जनवरी को जींद में की जाएगी। अब निरस्त किए जा चुके 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने, कर्ज माफी, बिजली बिल को वापस लेना और लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग भी की है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। सऊदी अरब से आई है कॉल और बोला है कि जिंदा जला देंगे या फिर बम से उड़ा देंगे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे ठाकुर प्रिया कांजू मंदिर के संस्थापक देवकीनंदन महाराज को अब बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सऊदी अरब में उनके निजी नंबर पर आई कॉल में सामने से बोलते हुए एक व्यक्ति ने उन्हें चौक पर जिंदा जला देने या फिर बम से उड़ा देने की धमकी दी है। इसके बाद देवकीनंदन महाराज ने महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। देवकीनंदन महाराज को पहले भी कई बार जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी मिल चुकी है, जिसमें प्रिया कांजू मंदिर पर किसी मुस्लिम संगठन के नाम से पत्र मिला था। इसमें हिंदुत्व के प्रचार पर सामूहिक नरसंहार की चेतावनी दी गई थी। एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। वृंदावन कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज है। कथा के लिए दिल्ली जाते समय उनकी गाड़ी को रोककर हमले की कोशिश भी की जा चुकी थी। यहाँ पर आपको ये भी पता चले कि अपनी कथा में देवकीनंदन ठाकुर ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों की पोल भी खोली है। ट्रेन की टिकट बुक कराने वालों को लगा है बड़ा झटका। फोन नंबर और पता आदि सभी कुछ उनका चोरी हो चुका है। बीते दिनों भारत के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली का डेटा चोरी हो जाने का मामला सामने आया था और अब हैकर्स ने रेल यात्रियों को निशाना बनाया है। नई रिपोर्ट्स में भारतीय रेलवे के डेटाबेस में हैकर्स की ओर से सेंध लगाए जाने की बड़ी बात सामने आई है, जिनसे लाखों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस अटैक में करीब 3 करोड़ यात्रियों की पर्सनल जानकारी हैकर्स के हाथ लग गई है। भारतीय रेलवे या भारत सरकार की ओर से इस डेटा लीक की पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है, जबकि रिपोर्ट्स में रेलवे टिकट बुक कराने वाले करीब 3 करोड़ लोगों की पर्सनल जानकारी चोरी होने की बात सामने आ रही है। यात्रियों की जो जानकारी चोरी हुई है उसमें उनकी ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर, पता, उम्र और लिंक जैसी जानकारी शामिल है। यानी कि जो जानकारी यात्री टिकट बुकिंग के समय IRCTC प्लेटफॉर्म को देते हैं वो पूरी जानकारी लीक हो चुकी है।
एक हैकर फोरम की ओर से 27 दिसंबर को डेटा लीक किए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है। हैकर फोरम की ओर से असली पहचान तो सामने नहीं आई है, लेकिन इसका नाम शैडो हैकर बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ये फोरम 3 करोड़ रेल यात्रियों के इस डेटा को डार्क वेब पर बेच रहा है। ग्रुप का कहना है कि इस डेटा सेट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अलावा अन्य पर्सनल और सेंसिटिव डिटेल्स भी शामिल हैं। हैकिंग ग्रुप की अगर मानी जाए तो इसने अन्य सरकारी विभागों से भी आधिकारिक ईमेल अकाउंट्स चुराए हैं और उनका डेटा एक्सेस किया जा सकता है। आपको पता होगा कि बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एम्स दिल्ली के सर्वर पर रैंसमवेयर अटैक होने की जानकारी दी थी और कहा था कि ये अटैक सोची समझी साजिश के तहत देश को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किए जा रहे हैं। उस मामले में चीन के हैकिंग ग्रुप का उन्होंने हाथ होने की बात कही थी। भारतीय रेलवे से जुड़े हैकिंग के नए मामले की सरकार की ओर से पुष्टि का इंतजार करना होगा। संभव है कि जरूरी कार्रवाई और डेटा रिकवर करने के बाद इस मामले पर कोई बयान जारी किया जाएगा। इससे पहले एम्स के सर्वर का डेटा सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया था। हालांकि डार्क वेब पर डेटा बिकने का मतलब है कि इसका गलत इस्तेमाल यात्रियों को अन्य स्कैम्स का शिकार बनाने या फिर उनकी पहचान को चोरी करने के लिए किया जा सकता है। 5G इंटरनेट स्पीड के चक्कर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। आप अभी सावधान हो जाइए। 5G इंटरनेट सर्विसेज देश के कई शहरों में शुरू की जा चुकी है। जिन शहरों में अभी तक ये नहीं पहुंची, वहां के यूजर्स को इसका बेसब्री से इंतजार है। देश में अभी रिलायंस जियो और एयरटेल ही यूजर्स को 5G सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया और BSNL के यूजर्स को 5G के लिए भी इंतजार करना होगा। 5G यहाँ यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड ऑफर कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स ने इसे ऑनलाइन फ्रॉड का नया हथियार बना लिया है। TOI की एक रिपोर्ट में वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के साथ हो रही जालसाजी का खुलासा हुआ है, जिसमें 5G सर्विसेज को अपग्रेड करने के बहाने यूजर्स के बैंक अकाउंट के डिटेल्स को चोरी किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया के कई यूजर्स को 5G के लिए व्हाट्सएप और SMS में फिशिंग टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस मैसेज में यूजर्स को 5G सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए भेजे गए मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को जो मैसेज रिसीव हो रहा है उसमें VI की 5G सर्विस लाइव हो गई है और अपग्रेड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर SMS में दिया गया लिंक एक पेटीएम अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालसाज कैसे 5G सर्विसेज पर अपग्रेड करने के बहाने यूजर्स को फंसाने के लिए शातिर ट्रिक अपना रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इस लिंक पर क्लिक करने से यूजर्स का फोन हैक हो सकता है और इसमें मौजूद बैंक अकाउंट की डिटेल्स के साथ दूसरा डेटा भी चोरी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। मार्च 2023 तक अगर आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आपका जो पैन है वो निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने कहा है कि जो स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन है वो अगले वर्ष मार्च तक आधार से नहीं जुड़ेंगे तो उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। विभाग ने सार्वजनिक परामर्श जारी करके कहा है कि पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है और इसमें देर नहीं करें। विभाग ने कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत सभी पैन धारकों के लिए पैन को 31 मार्च 2023 से पहले आधार से जोड़ना आवश्यक है। जो पैन इस अवधि तक आधार से नहीं जुड़ेंगे उन्हें 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि छूट प्राप्त लोगों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार आसाम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासियों आयकर अधिनियम 1961 के तहत अप्रवासी और 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों को आधार से पैन लिंक करने की छूट प्राप्त है। पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार के इस फैसले से आप सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि जो पैन को आधार से लिंक किया जा रहा है क्या इसके कुछ फायदे हैं या फिर इसके कुछ बेहद गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। टेक्निकल फार्मिंग ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने अदरक के बारे में खुलकर बताया है। अब जो सर्दियों का मौसम चल रहा है ऐसे में अदरक जो है वो ज्यादा इस्तेमाल में आ रही है, लेकिन आप कौन सी अदरक खा रहे हैं, क्या जो आप अदरक खा रहे हैं वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, आप इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने 2 अदरकों के बारे में जिक्र किया है। एक वो अदरक जो बिल्कुल चमकदार होती है और दूसरी वो अदरक जो की मिट्टी लगी हुई होती है, जिसकी स्किन जो है वो खुरदरी सी होती है। तो इस तरह के 2 अदरकों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। जो आपको बाजारों में चमक वाली अदरक दिखाई देगी उसके ऊपर केमिकल से धुलाई की जाती है, यानी कि एसिड डालकर उसकी धुलाई की जाती है तभी वो चमकदार बनती है। लेकिन जो मिट्टी वाली अदरक होती है, जो थोड़ी खुरदरी सी अदरक लगती है, वो जो अदरक है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। अगर अदरक के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो का लिंक खोलकर वीडियो को पूरा देख सकते हैं और साथ ही अपने को और अपने परिवार वालों को इस केमिकल से बचा सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी भारतीय वैक्सीन जनवरी से उपलब्ध होगी। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोवैक जनवरी 2023 के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। भारत बायोटेक ने बताया कि ये वैक्सीन निजी बाजार में 800 रुपए प्रति डोज और केंद्र और राज्य सरकारों को 325 रुपए प्रति डोज के मूल्य से मिलेगी। ये नेजल वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकेगी। इनकोवैक नाक से दी जाने वाली पहली सुई रहित कोविड रोधी वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक ने अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में तैयार किया है। इस चौथी बूस्टर डोज के बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो इसके आपने अब तक कितनी डोजेस ली है, और अगर आपने नहीं ली है तो ना लेने का जो कारण है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन ये वायरल वीडियो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे रही है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स को वीडियो बनाने का ऐसा पागलपन सवार हो जाता है कि वो रेलवे ट्रैक के खंबे पर चढ़ जाता है, लेकिन अगले ही पल हाई वोल्टेज वायर से उसे ऐसा जोरदार करंट लगता है कि इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है और ये वीडियो वाकई बेहद डराने वाला है।
तो आखिर में जाते-जाते इस वीडियो से आप सबक लीजिए और अगर आप रील्स बनाने के या फिर वीडियो बनाने के शौकीन हैं, तो बेहद सावधान हो जाइए, संभल जाइए। और साथ ही साथ युवाओं को इसके लिए जागरूक और प्रेरित ज़रूर करें कि जब भी वो वीडियोज़ वगैरह बनाएँ तो सावधानी बरतें क्योंकि सबसे पहले अपनी जान है, उसके बाद में कुछ और है। तो ये थी कुछ ज़रूरी खबरें जिसके माध्यम से आपको क्रांति से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स मिले और इसके साथ-साथ ही देश और दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी भी आपको ताज़ा जानकारी मिली। अगर आपको हमारी वीडियो या हमारी जानकारियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।